गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द एनी कैरिंग कंडक्टर वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी वायर से पर सेकेंड जितने चार्ज फ्लो करेंगे उसी को उसमें इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, उसी को उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ओके, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी। कैसे? मतलब कि अगर टी सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, टी सेकेंड में क्यू कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्यू बाई टी। तो पर सेकेंड फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द एनी कंडक्टर वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यूनिट क्या होगा इसका? तो यूनिट होगा चार्ज का कूलम और टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर इज ए ग्रेट साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पे कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो करंट का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। क्वांटिटी क्या होगा? तो क्वांटिटी स्केलर होगा। क्वांटिटी क्या होगा? स्केलर होगा, बिकॉज the electric current does not obey the law of parallelogram, Hector additional law of parallelogram। ये Hector additional law of parallelogram को फॉलो नहीं करता है ना। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, अगर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से गया तो इसमें I1 इधर गया, यही I1 करंट दो भाग में डिवाइड हो गया, I2 और I3। तो क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ओके, लेकिन वही करंट जब ऐसे फ्लो करे, अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 कर रहा है, इसमें जो फ्लो कर रहा है वो I2 कर रहा है, और इसमें जो फ्लो कर रहा है वो I3 कर रहा है। तो क्या होगा? I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। तो ये यहाँ पे दोनों जो है ये I2 और I3 एंगल बना रहे हैं, कुछ यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, तो ये पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, आप समझेंगे कि जब ये इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं तो उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी अच्छे कंडक्टर तभी कोई मटेरियल अच्छा कंडक्टर तभी होता है जब उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तो ये मूव करने लगते हैं और इसी मूवमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये मूव करते हैं, तो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं? तो हम कहेंगे कि इनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि 12th क्लास में पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयन इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आखिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? तो जब किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो जिग-जैग मोशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की इसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह ड्रिफ्टेड वेलोसिटी क्या होती है। ऐसा कि आपको मालूम है कि अगर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की मोशन को देखते हैं तो रूम टेम्परेचर पर उसकी वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, अप्रॉक्सीमेट 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है रूम टेम्परेचर पे, और जरा से इलेक्ट्रिक फील्ड देने से उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट हो जाती है।
जिससे कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होता है या करंट लग जाता है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन जो है एटम में 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है, तो हम उसको टच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड इंक्रीज कर जाती है, मतलब 0.01 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड इंक्रीज कर जाती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड कर जाता है। और इतने मामूली से स्पीड से ड्रिफ्टेड होने पर हमको बहुत जोर से बिजली एयर करंट का झटका लगता है। ओके, तो आइए समझते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और वैल्यूएशन क्या होता है। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि यह एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और भी सारे एटम्स के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से शो करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो मान लीजिए कि यह कोई कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन से दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन तक जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जाने में कुछ टाइम लगता है। तो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जाने में लगे टाइम को रिलैक्शनल टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलैक्शनल टाइम। रिलैक्शनल टाइम, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे। द टू सक्सेसिव कॉलिजन by the electron is called the two successive collision by the electron, this time taken is called rotational time. ओके, और जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कौन सा मोशन करते हैं? जिगजैग मोशन करते हैं। जिगजैग मोशन करते हैं और इसी जिगजैग मोशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की इसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं कि आखिर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जनरली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी किस तरह से ड्रिफ्टेड हो जाती है। ओके, आइए समझते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक एटम का स्पेसिमेन है, एटम का दिखा रहे हैं हम लोग। ये एक एटम है, मान लीजिए इसमें यह बहुत सारे एटम्स यहाँ पे हैं मान लीजिए, और इस एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है इनके? मान लीजिए कि यह सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जनरली अभी इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि अपनी एटम के अंदर मूव करते रहते हैं। ये एटम के अंदर मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो क्या होता है? तो यही इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल पाथ है वो थोड़ा सा ड्रिफ्टेड हो जाता है। मतलब कि जा रहा था पहले स्ट्रेट, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं तो अब स्ट्रेट नहीं जाता है। कैसे जाता है? थोड़ा सा ड्रिफ्टेड हो जाता है, अपने पाथ से थोड़ा ड्रिफ्टेड हो जाता है। ओके, आइए देखिए। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही देते हैं, तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करते थे ऐसे और ऐसे और ऐसे, वो क्या होंगे? थोड़ा अब अपने पास से थोड़ा कर्व हो जाएंगे। इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एटम्स के अंदर जनरली ऐसे हो रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब दिए तो उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या हुआ? थोड़ा सा वेलोसिटी ड्रिफ्टेड कर जाता है। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उसके आरएमएस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी होती है किसी रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, आइए। तो हम कहेंगे
कि वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर 3kT/m। यहाँ के क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट, टी क्या है, रूम टेम्परेचर है, और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो आइए देखते हैं कि इसका अभी जनरली रूम टेम्परेचर पे इसकी आरएमएस वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इज इक्वल टू 3, के का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 आई इंटू 300 रूम टेम्परेचर बाई एम 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। तो भी आरएमएस का वैल्यू आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतना ज़्यादा स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो उसमें वेलोसिटी कितना इंक्रीज कर जाती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इतना मामूली सी स्पीड ड्रिफ्टेड हो जाती है, इतना मामूली से 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड, 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड क्या होती है, इस रूम टेम्परेचर वाले इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज कर जाती है, मतलब कि ड्रिफ्टेड कर जाती है। तो इतने कम से कम वेलोसिटी की वजह से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट्स के झटके महसूस क्यों होते हैं, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी एटम्स के किसी भी मटेरियल्स के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 10⁻28 एटम्स होते हैं। अप्रॉक्स 10⁻28 एटम्स होते हैं। तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में इतने एटम होते हैं कि 10⁻28 एटम इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एटम। तो इतने सारे एटम में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा भी इंक्रीज करती है तो मिलकर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बना देती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है जिससे कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो अगर किसी एटम में, अगर किसी कंडक्टर में जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि रेस्ट चार्ज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और मूविंग चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जब तक कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करता है तो किस वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। तो आइए देखते हैं कि उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय vd, तो v। और टाइम क्या होगा, relaxational time, the two successive collision by the electron inside the conductor, this time taken is called relaxational time। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 बार सक्सेसिव कॉलिजन करता है तो उसी टाइम टेकिंग को हम लोग उसका रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाउ। जब वो जिग-जैग मोशन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक्सेलरेट हो जाते हैं, तो उनका एक्सेलरेशन कितना है, 8। तो तब सिंपल v इक्वल टू u प्लस at, यू नो v की जगह vd, u इक्वल टू 0, a और टाउ, यानी कि vd इक्वल टू a टाउ। अब क्या है a, तो f इक्वल टू mn, a इक्वल टू f/m। तो f की जगह a की जगह क्या देंगे, f/m। तो vd इक्वल टू f/m टाउ। अब f क्या है, f इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू आप जानते हैं कि E इक्वल टू f/q होता है। E इक्वल टू f/q होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग कि अगर Q चार्ज की
क्यू चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर क्यू चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ए फोर्स एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, ए फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो यूनिट चार्ज एफ बाई क्यू फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो F इक्वल टू ई क्यू, तो F की जगह ई क्यू रखेंगे यहाँ पे, यानी कि डी इक्वल टू एफ की जगह क्या रखेंगे? ई क्यू बाई एम। तो क्यू चार्ज, कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन, तो क्यू की जगह क्या लिखेंगे? ई बाई एम। तो ओके, ई एम बाई टॉ। तो यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ओके, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, relation between drift velocity and electric current। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में? आइए देखते हैं। तो मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, suppose this is a conductor and the length of the conductor L and area of cross section A, length L और area of cross section A। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आइए लिखते हैं। तो इस कंडक्टर के भीतर कितने चार्ज होंगे? तो यू नो Q इक्वल टू एन ई, कितने चार्ज होंगे? Q इक्वल टू एन ई, लेकिन पूरे वॉल्यूम में कितने चार्ज होंगे? इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया, यानी कि लेंथ इंटू एरिया। तो टोटल वॉल्यूम में कितने चार्ज होंगे ये पता चल गया। यू नो I इक्वल टू क्यू बाई टी, आप जानते हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ओके, अब एक बात समझेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ तक जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है? L। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम लगता है, क्या लगता है? टाइम टी। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो लिखेंगे डिस्टेंस L, स्पीड v एंड टाइम t। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस L, स्पीड vd और टाइम t। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। और t इक्वल टू L बाई v, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अब इक्वेशन 1 में q और t का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो I इक्वल टू q बाई q का वैल्यू कितना है? NEAL अब बाई t का वैल्यू कितना है? L बाई वी डी। L से L कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू NEA वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड वेलोसिटी। और वी डी इक्वल टू I बाई NEA। ये रिलेशन होता है वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में, V इक्वल टू I बाई NEA। अब हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होते हैं। ओके, 10th क्लास में आप जाने हैं द ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, ओम्स लॉ भी आप जानते हैं कि एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इससे पहले हम लोग जानेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है?
मोबिलिटी यानी कि मूव। जब किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ते होते हैं। तो मोबिलिटी क्या है कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा उसी को उस कंडक्टर की मोबिलिटी कहेंगे। ओके, मोबिलिटी। इसको डिनोट करेंगे म्यू ई से, ठीक है। प्रोड्यूस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी का मतलब अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी हो जाता है। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, वीडी बाई ई, यानी कि मोबिलिटी v इक्वल टू वीडी बाई ई। और वीडी का वैल्यू क्या होता है, तो वीडी इक्वल टू ई टॉ बाई एम, पता है। तो म्यू ई, वीडी का वैल्यू रखिए ई टॉ बाई एम इंटू ई, फिर से ई कैंसिल हो गया। म्यू ई इज इक्वल टू ई टॉ बाई एम, यानी कि म्यू ई जो होगा वो इन्वर्सली होगा मास से। तो क्लियर हो गया, मास अगर जितना ही डिक्रीज होगा मोबिलिटी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, और मास जितना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा मोबिलिटी उतना ही ज़्यादा कम होगा। हेवियर मास की मोबिलिटी कम होगी और लाइटर मास की मोबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये मोबिलिटी है। अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की। क्या है रेजिस्टेंस? ओम्स लॉ को पहले आप जान लें। ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V is equal to I, V equal to R I। R क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। क्या है वो? कांस्टेंट। इसी R को हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस। क्या करते हैं? रेजिस्टेंस। यानी कि R इक्वल टू V बाई I। V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। अब वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, यानी कि आर का यूनिट हो गया ओम, ओमेगा से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा के कांस्टेंट आया है, वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस ही होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर। किसी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है, इसलिए यह कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा। ओके, अब बात करते हैं कि इस रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में अगर लगाते हैं, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जिसको कौन क्रिएट करता है? और रजिस्टर क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के डायमेंशन को निकालते हैं कि डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। डायमेंशन ऑफ आर, तो आर इक्वल टू वी बाई आई और वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू इंटू आई। वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, डब्ल्यू का ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू, वर्क का डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज का AT और करंट का एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर, टी गया तो -3 और a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2। ये डायमेंशन हो गया रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल है, अगर इस तरह से सिंबल देते हैं तो ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा, और अगर इस तरह से सिंबल देते हैं तो यह वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये कौन सा सिंबल है? कांस्टेंट रेजिस्टेंस का, और ये कौन सा सिंबल है? वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ओके, कांस्टेंट रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस रियल स्टेट। प्रैक्टिकल वगैरह करने जाइएगा तो रियल स्टेट होगा, उस रियल स्टेट में वेरिएबल रेजिस्टेंस क्रिएट किए जाते हैं, एडजस्ट किए जाते हैं। ओके, अब है कि वी आई जो है उसका ग्राफ क्या होगा, तो ये ग्राफ देखिए। ये ग्राफ
ग्राफ मतलब V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। तो पोटेंशियल और करंट के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे x O y, ये पोटेंशियल हो गया और यह करंट, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंफर्म है कि अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो आया है वो किस चीज़ का वैल्यू देता है? तो चाहे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो, वो किस चीज़ का वैल्यू देता है, इसके पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहिए। और ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस ऑफ y एक्सिस बाय डिफरेंस ऑफ x एक्सिस। ठीक है, इसका स्लोप निकाला जाए। स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y एक्सिस बाय डिफरेंस ऑफ x एक्सिस। y एक्सिस को कौन है? v, x एक्सिस कौन है? i, और v बाई i क्या होता है ओम्स लॉ से? r। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि v और i ग्राफ जो है वो किसका वैल्यू देता है? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस, ओके। और जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, लिमिटेशन है, जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेक्टिफायर, है ना, ये सब ओम्स लॉ के नियम का पालन नहीं करते हैं। ओके, तो ये वी आई ग्राफ हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेंगे, उनके क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर्स होते हैं। द फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज 4 फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर ऑफ, nature of the conductor, length of the conductor and area of cross section of the conductor. Okay, आइए समझते हैं factors of resistance. Factors of resistance. फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ कंडक्टर, तीसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एंड चौथा है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L। ये 4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी वायर का रेजिस्टेंस को डिपेंड करने वाले। टेम्परेचर, नेचर, एरिया क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसा टेम्परेचर होगा वैसा उसका रेजिस्टेंस होगा। जैसे जिस नेचर का कंडक्टर होगा, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, अलग अलग नेचर के हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। लेंथ चेंज कर दिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया जाए तो वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। अब लेंथ का मतलब हो गया कि यह वायर अगर है तो इसका लेंथ यह हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यह हो गया। ओके, तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ। इसको लेते हैं और देखते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करते हैं लेंथ पे फर्स्ट, और ये रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। या इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर इस वायर के लेंथ को इंक्रीज करें, इस लेंथ को इंक्रीज करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और इसको अगर हम लेंथ को डिक्रीज करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, दोनों को मैच करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है R is directly proportional L by A। R is equal to rho L by A। क्या है यह? रो L by A। ये रो जो है ये कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू RA by L। RA by L इसका यूनिट क्या होगा? ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ओम मीटर।
क्या, ओम मीटर। आइए देखते हैं कि इफ लेंथ भी 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर, तो रो जो है वो आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 और लेंथ भी 1, तो रो यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इक्वल हो गया। कब हुआ, जब लेंथ 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है। तो रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन अगर देना हो तो ऐसे नहीं, ऐसे बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन लेंथ इज यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज यूनिट। यानी कि रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच प्रोड्यूस रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है और आपसे कोई पूछे कि इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो वेरी सिंपल, इसके यूनिट लेंथ को हम कट कर लेंगे, यूनिट लेंथ को इस वायर को हम कट कर लेंगे। अगर इसका लेंथ इस वायर का यूनिट लेंथ है या और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, तो जितना इसमें रेजिस्टेंस होगा वही इस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होगा। ओके, द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस इन यूनिट लेंथ and unit area of cross section of the wire, it's called resistivity of the wire. Okay, तो ये resistivity। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि resistivity और resistance के reciprocal, ठीक है ना, मतलब कि कंडक्टेंस क्या होता है। बहुत सिंपल, कंडक्शन, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय Z इक्वल टू 1/R। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1/ओम पर ओम। ओके, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग किससे जनरेट करेंगे, सिग्मा से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा क्या होता है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी या द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिग्मा इक्वल टू 1/, इसका यूनिट क्या होगा, 1/ओम मीटर पर ओम पर मीटर। ओके, याद रहे, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, अब जानते हैं हम लोग कि करंट डेंसिटी क्या होता है। क्या जानेंगे हम लोग कि करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी, इसको हम लोग J से डिनोट करेंगे। तो करंट डेंसिटी, the electric current flow the electric current flow the any conductor wire, then amount of electric current is the in any unit area of the conductor when area is perpendicular direction of the current electricity। मतलब किसी वायर से किसी कंडक्टर का करंट डेंसिटी उतने इलेक्ट्रिक करंट करेंगे जितना उसके पर यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो एरिया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, आइए समझते हैं। अगर ये वायर है और इससे इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है और यह एरिया इसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में ए, क्या ए है। तो इस पॉइंट पे, इस एरिया के यूनिट एरिया में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल डेंसिटी करंट डेंसिटी क्या होगा, तो लिखेंगे क्या हम कि ए एरिया से आई करंट फ्लो होता है, ए एरिया से आई करंट फ्लो होता है, तो यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, I/A। तो यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जबकि वो एरिया उस इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उतने ही इलेक्ट्रिक करंट को उस कंडक्टर का करंट डेंसिटी कहेंगे।
यानी कि J इक्वल टू I बाई A, यूनिट होगा एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये करंट डेंसिटी आई है। ठीक है, अब किसी कंडक्टर, अब हम लोग ये जानेंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ही ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आराम से बहुत इजीली फ्लो करेगा, मतलब कि उस कंडक्टर के भीतर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। लेकिन जिस कंडक्टर के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम होते हैं, जैसे कि आयरन, निकेल, टंगस्टन वगैरह जो होते हैं मटेरियल्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं, जिससे कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट आते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन होता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस में। ओके, और ओम्स लॉ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को भी हम लोग जानेंगे। ओके, आइए देखते हैं। We know I equal to NA VD। ओके, I equal to NA VD। ठीक है, पर ये अगर ये वायर है, इसमें पोटेंशियल भी है, लेंथ L, पोटेंशियल भी है और लेंथ L है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? E इक्वल टू V बाई यूनिट लेंथ में जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसी को उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो क्या कहेंगे? L लेंथ में भी पोटेंशियल, तो यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल? V बाई L, तो E इक्वल टू V बाई L। ठीक है, आगे यहाँ करेंगे I इक्वल टू NA VD। ओके, सॉरी, we know I equal to NEA VD। ओके, I इक्वल टू NEA और VD का वैल्यू E टॉ बाई M। VD का वैल्यू क्या हो गया? E टॉ बाई M। I इक्वल टू N E इंटू E स्क्वायर, NE स्क्वायर A टॉ और E का वैल्यू V बाई L, V बाई L इंटू M, V बाई L का है। ठीक है, I अब V किधर लाएंगे तो I बाई V इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टॉ बाई ML। लेकिन I बाई V तो कुछ होता नहीं है, V बाई I क्या होता है? ओम्स लॉ से R होता है, इसको उलट देंगे तो V बाई I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टॉ, सॉरी उलट जाएगा भी, ML बाई NE स्क्वायर A टॉ। अब V बाई I क्या होता है? R इक्वल टू ML बाई NE स्क्वायर A टॉ। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो M कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टॉ अंदर का कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट E। तो यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर का नेचर बदल देंगे उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये सब कांस्टेंट रहेंगे, N कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो R क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। सिल्वर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए वो सुपर कंडक्टर माना जाता है। ओके, आइए वी ऑल्सो नो रो इक्वल टू क्या होता है? आर ए बाई एल। तो रो इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है? एम एल बाई एन स्क्वायर आओ, एम एल बाई एन स्क्वायर ए टाउ इंटू ए एल।
A/L, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, यानी रो का वैल्यू हुआ m/ne² टाउ। ओके, रो का वैल्यू कितना हुआ m/ne² टाउ। और रो का रेसिप्रोकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि सिग्मा इक्वल टू 1/रो। तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो मतलब रो का उल्टा ne² टाउ बाई m, इसका उल्टा क्या हो गया, रो का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रो। ई रो और जे क्या होता है, तो जे हम जानते हैं एल, जे इक्वल टू I/A, जे इक्वल टू I/A, करंट डेंसिटी I इक्वल टू। अब हमको जानना क्या है कि रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, आई रखते हैं रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा है ई, जे और सिग्मा और ई के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, ये हमको जानना है। आई देखते हैं, तो वी नो क्या, R इक्वल टू NEA VD, I इक्वल टू NEA VD। तो I और A किधर लाएंगे, I/A इक्वल टू NE VD, I/NE VD। तो I/A क्या होता है, J, तो J इक्वल टू NE और VD का वैल्यू E टॉ बाई M, E टॉ बाई M। ओके, अब लिखेंगे J इक्वल टू NE² टॉ बाई M अलग, और E को अलग लिखेंगे इंटू E, और NE² टॉ बाई M क्या होता है, सिग्मा, यानी कि J इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी सिग्मा E। This is a relation between J sigma E, and this is a microscopic form of Ohm's law. This is microscopic form of Ohm's law. Ohm's law. ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस एंड ग्रुपिंग ऑफ सेल और किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, थैंक्स।